Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to study different sources of Indian Constitution. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जो डिफरेंट सोर्सेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस किस कंट्री से लिया गया है। ठीक है, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है वो बहुत सारे कंट्री के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेके अच्छे आइडियाज़ को लेके बना है, तो वो हम लोग देखेंगे। एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव किया गया है, तो वो डिराइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको बेसिक स्केलेटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ कहाँ से जो सोर्सेस है वो डिराइव हुआ है। तो फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि ब्लूप्रिंट माना जाता है। यहाँ से और क्या क्या लिया गया है, तो फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड इमरजेंसी पावर्स एक्सेट्रा। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो फेडरल सिस्टम में पावर्स डिवाइडेड होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ 1935 के एक्ट से ली गई है। ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड इमरजेंसी पावर्स। अब इमरजेंसी पावर क्या हो जाता है, जैसे कि आप याद रखिए कि इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इस इमरजेंसी में जो पावर्स है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो लॉज मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑफिस ऑफ कैग। अब देखो सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, तो देखो अपने इंडिया में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप चलता है। यहाँ पे ओवरऑल आपको एक सिटीजनशिप मिलता है कि आप इंडियन हैं। बट अगर हम यूएसए में जाएंगे, ठीक है, यूएसए के केस में अगर हम देखें तो वहाँ स्टेट वाइज भी सिटीजनशिप मिलता है एंड कंट्री वाइज तो यूएसए के वो है ही, प्लस स्टेट वाइज भी। तो वहाँ पे ड्वेल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, कहाँ पे, यूएसए में। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाईकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बाईकैमरल मतलब क्या होता है, 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे अपने इंडिया में है राज्यसभा एंड लोकसभा, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट वन इज ऑफिस ऑफ कैग। कैग क्या होता है, CAG, तो ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है बेसिकली कि ये जो होते हैं ना, ये कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ यूनियन एज वेल एज स्टेट। ठीक है, सेंटर पे और स्टेट्स में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका पूरा देख रेख यही करते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। नेक्स्ट आ जाता है यूएसए। यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो यूएसए से हम लोगों ने लिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रेम्बल एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी होता है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय जहाँ पे जस्टिस से रिलेटेड है, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट हुआ है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये किसी भी गवर्नमेंट के ब्रांचेस से रिलेशन नहीं रखता है, लाइक डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खुद का इंडिपेंडेंट है। ये किसी पे बेस्ड नहीं है, किसी से ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। इसका एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटिव सेक्शन है उससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, जैसे अपना कोर्ट है ना, तो उसके पास पावर है कि वो एग्जामिन कर सके एक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और डिटरमाइन कर सके कि जो लॉज बन के आ रहे क्या वो कंसिस्टेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या नहीं। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो फाइनली वो एक्ट बन जाता है ना। तो ये जो पावर है किसके पास है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है यूएसए से आया है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये होता है। एंड एक चीज़ और कि यहाँ पे इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आ जाएगा। ठीक है, जो कुछ पहले के लॉज है उसको अमेंड करती है सुप्रीम कोर्ट, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही आता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स।
अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, तो वैसे राइट्स जो कि एसेंशियल हैं, ठीक है, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए मतलब मोरली एंड इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली डेवलप होने के लिए ज़रूरी है, वैसे राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, सिक्स्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ये आने वाली क्लासेस में हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो ये तो आप समझ रहे होंगे, प्रेम्बल एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मतलब क्या होता है कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट में, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो ये चीज़ कनाडा के प्रोविजन से लिया गया है। एंड टू प्रोवाइड रेसिड्यूरी पावर्स टू सेंटर। अब ये रेसिड्यूरी पावर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो लॉज जब बनते हैं ना, जो लेजिस्लेटिव सेशन होती है जो लॉज बनाती है, वो बेसिकली 3 टाइप से बनते हैं। एक बनता है सेंटर के लेवल पे जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, एक बनता है स्टेट लेवल पे जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और एक बनता है कंकरेंट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो सेंटर है एंड स्टेट है वो दोनों मिल के बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट मेक लॉज, स्टेट लिस्ट में क्या हुआ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बनाते हैं, एंड कंकरेंट में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके लॉज बनाते हैं। ये 3 तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये 3 लिस्ट होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन 3 में कवर हुए, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो रह जाते हैं, रिमेन रह जाते हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो रेसिड्यूरी पावर्स के नाम से जाने जाते हैं, और वो जो रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास जाता है, वो सेंटर के पास जाता है। इनके अलावे इतना समझ लीजिए, इस लिस्ट में जो भी आइटम्स आए इसके अलावे जो बच रहा है, ठीक है, तो वो रेसिड्यूरी पावर कहलाता है और वो सेंटर के पास जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले वाला हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं जो कि किसी भी गवर्निंग स्टेट को ध्यान में रखना होता है वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज़, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, जैसे मान लो कि कोई स्टेट है वो कुछ लॉज लेके आ रही है, तो उसको ध्यान रखना है कि इस लॉ में सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल इंक्लूडेड हो, गांधीयन प्रिंसिपल इंक्लूडेड हो। तो ये कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको ध्यान में रखते हुए लॉज एंड पॉलिसीज़ बनानी होती है। अब ये भी हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे, अभी मैं आपको बस बेसिक आइडिया दे रही हूँ, तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि ये होता क्या है। डिटेल में हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे ही। यहाँ है फिर मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। देन आ जाता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो 250 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात कर रहा है एंड नॉमिनेशन की बात कर रहा है, तो प्रेसिडेंट 12 मेंबर आउट ऑफ 250 को नॉमिनेट करते हैं, एंड जो रेस्ट हुए, कितने हुए रेस्ट, 238 है ना, ये बचे हुए जो हुए ये इलेक्ट होके आते हैं, इनका जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आता है। तो यहाँ पे जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होके आ रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इसका भी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है, प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं, 3, वन इज़ नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो इमरजेंसी वाला सीन होता है, तो इस केस में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, एंड ये जो प्रोविज़न है ये जर्मनी से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है वो तो ऐसे वॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो वॉयलेट हो रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बट जब इमरजेंसी लागू होता है
तो उस समय जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट जो कि आर्टिकल 20 एंड 21 में गिवन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आगे भी बताऊंगी। आगे जब हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी। आर्टिकल 20 एंड 21 ये सस्पेंड नहीं होता है, एंड इसके अलावा सब सस्पेंड हो जाता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है? आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन। देखो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट आ गया। मैं आपको बता रही थी ना कंकरेंट लिस्ट के बारे में। क्या बताया था मैंने आपको कि कोई भी कंट्री होता है तो जब वहाँ पे लॉज बनते हैं, तो जैसे इंडिया है अपना, ठीक है, यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट चलती है ना, तो दोनों के बीच में क्लैश होने का चांसेस है। इसलिए क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव सेक्शन है उसमें ये डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कि कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आएगा, एंड जो कुछ है जो बाकी के हुए वो कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। अब जो यूनियन लिस्ट में आएगा उस पर पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो आएगा उस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे, एंड कंकरेंट वाले में दोनों बनाते हैं। तो देखो यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या आइटम्स आ जाते हैं, तो उसमें लाइक सब्जेक्ट्स जो आते हैं, डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, रेलवे, हाईवे, वाटरवेज, पोर्ट, जो भी आपको नेशनल लेवल पे लगता है ना, मेजर लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, ये सब चीज़ आपका यूनियन लिस्ट में आ जाता है। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट पे लाइक पुलिस आ गया है ना, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, ऐसे देखते हैं ना स्टेट बेसिस पे, पुलिस हो गया, फिर पब्लिक ऑर्डर्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ, ये सब स्टेट में आ जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों को पावर होता है, लाइक एजुकेशन, तो ये सेंटर एंड स्टेट दोनों ही देखता है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, तो ये कुछ आप समझ लीजिए सी। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कंकरेंट लिस्ट की, तो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसको आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है बार बार। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 59 सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। कोई चीज़ को अमेंड करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए, इसका प्रोविज़न हम लोगों ने लिया है साउथ अफ्रीका से। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 मेंबर्स जो है वो तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लेते हैं, अब बाकी के जो मेंबर्स हैं 238 वो इलेक्ट होके आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। तो ये जो प्रोविज़न है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है? तो ये इजी है, रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। तो ये हम लोगों ने लिया है फ्रांस से। एंड द लास्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। रशिया से हम लोगों ने क्या लिया है? तो रशिया से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड प्रेम्बल लिया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये होता है बेसिकली लाइक मोरल ऑब्लिगेशन, हर एक सिटीजन का जो अपने देश के प्रति कर्तव्य बनता है, ठीक है। लाइक क्या हम लोग का कर्तव्य क्या है कि हम लोग के अंदर पैट्रियटिज्म हो, देश प्रेम की भावना हो, हम लोग क्या लाइक, और मैं आपको एग्जांपल दूँ तो पहले तो आप ये जान लीजिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ, आपको आइडिया लग पाएगा। लाइक टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, टू डिफेंड कंट्री। ये जो कुछ मैं आपको बताई हूँ ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो हमें अपने अंदर देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए एंड अपने कंट्री को हमेशा डिफेंड करना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग का कर्तव्य है अपने देश के प्रति, है ना। जब हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े हम रेडी रहें। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, देश प्रेम का जो भावना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है, रशिया से लिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा
कि कितने सारे कंट्री से क्या क्या आइडियाज़ लिए गए हैं एंड फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ है। तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा एंड आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।